नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। और कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां IRDT सभागार में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विजिलेंस के लिए 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। साथ ही राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जाएगा और विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4 विस्लोवर को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विजिलेंस के निदेशक अमित सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 1064 टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों को लेकर कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी आम नागरिक से रिश्वत की मांग करता है तो वो अपनी शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। वहीं शिकायतकर्ता की जानकारी को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 5000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। अप्रैल माह में इसको जारी किया था और तब से लेकर बहुत सारी जगह पर इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये हमारा उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, पारदर्शी व्यवस्था यहाँ पर बनाने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए, जन जन की सुविधा के लिए, उत्तराखंड को देवभूमि के स्वरूप में पुनः रूप से उसको बनाने के लिए जो हमने नंबर जारी किया था, उस पर अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बात करी है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और सभी पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित थी और जो भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं थी उनको दूसरे पोर्टल पर जो हमारा 1905 है उस पर भी ट्रांसफर किया गया है। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, क्योंकि हमारे रिवॉल्विंग फंड के कारण कई बार लोगों के पैसे फंसते थे, उनके मोबाइल फोन फंस जाते थे, तो वो निकलना थोड़ा टाइम लगता था, जिसके कारण कि लोग थोड़े डिस्करेज होते थे। अब इसके बाद लोग ज्यादा इनकरेज होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों का तांता बढ़ेगा और इससे एक समाज में मैसेज भी जाएगा कि विजिलेंस विभाग जो है शिकायतों पे कार्रवाई करता है, तो उससे लोगों के बीच में जो करप्शन की जो भावना है वो थोड़ी कम होगी, जो इसका मुझे पूरा विश्वास। हरिद्वार में भी बीजेपी हर घर तिरंगा सप्ताह मनाएगी। इसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम होंगे। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में भी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी को लेकर रानीपुर विधानसभा से विधायक आदेश चौहान ने बताया कि तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक देश भर में 15 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर अकाउंट पर तिरंगे की फोटो लगाएं। जो रचनाकार पिंगली वेंकैया जी थे, आज उनकी जयंती में उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये 75वां वर्ष चल रहा है हमारी आज़ादी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही इस पूरे वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया था और वो सर्वत्र दिखाई भी दे रहा है। और सभी पिछले वर्ष से जो आयोजन इसके निमित्त चल रहे थे, जैसे कि 75 रेलवे स्टेशन जिनसे कि आज़ादी की कुछ घटनाएं जुड़ी थी, उनको डेकोरेट किया गया, उनको लोगों के लिए दर्शनीय बनाया गया। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के घंटाघर में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन किया। भट्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पार्टी किसको हटाना, मैं समझाने को उसको मदन कौशिक नहीं, किसी को नहीं हटाएगा, हमारा दायित्व तो हरिद्वार के सलेमपुर में आजाद समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आजाद समाज पार्टी का उत्तराखंड में पहला प्रदेश कार्यालय खोला गया। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों ने बहादुराबाद टोल प्लाजा से पार्टी प्रदेश कार्यालय तक साथ रोड शो किया। आपको बता दें, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के सैकड़ों समर्थक कार्यक्रम में पहुंचे। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक
सिंह ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए महक सिंह ने कहा कि जहां एक पक्षीय सरकार होती है वहां सत्तावादी सरकार मनमाने तरीके से कार्य करती है। वहीं अन्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए महक सिंह ने कहा कि ये दल नहीं चाहते कि बहुजन का यह मिशन आर्मी अपने वर्चस्व रूप में आए। आजाद समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हरिद्वार के सलीमपुर में बना पार्टी कार्यालय, सैकड़ों समर्थकों ने यहां पर रोड शो किया है। उत्तराखंड में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े। यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम ने बहुत मेहनत की। हमारी नई पार्टी होने के बावजूद जो मत हमें मिले वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आजाद समाज पार्टी की भविष्य के लिए उत्तराखंड की धरती पर प्रबल संभावनाएं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और जिन लोगों की सरकार आई, उन्होंने जब सरकार आने पर दोबारा से शोषित वर्ग के साथ अन्याय शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आज आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के सहयोग से कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ में सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से भीम आर्मी पहले की तरह काम करती आई है, उसी प्रकार से आगे भीम आर्मी काम करती रहेगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हर शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं जनता दरबार लगाते हैं, जबकि हर बुधवार को हल्द्वानी में जिला अधिकारी जनता दरबार लगाते हैं। बावजूद इसके जमीनी फर्जीवाड़े के मामलों में रोक लगाना तो दूर दूर तक जनता दरबार में सबसे ज्यादा मामले जमीनी के फ्रॉड के सामने आए, जिसको कमिश्नर, डीएम और डीआईजी भी स्वीकार चुके हैं। बावजूद इसके पहाड़ के गरीब लोगों से जमीन खरीदने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। जिनकी जमीन की समस्या है वो मैटर्स ऐसे हैं जो तत्काल से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें कोर्ट वाले मैटर्स पे समय लगता है। नजूल को लेकर भी काफी लोग परेशान हैं। नजूल में तो देखिए, अगर पिछले 9-10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, इन 6 महीनों में लगभग 350 फाइलें हम लोगों ने क्लियर की। उससे पहले के अगर रिकॉर्ड वो वैसे देखेंगे तो लगभग 500 के करीब फाइलें ही क्लियर हो पाएंगी। तो अभी ऐसे मैटर जो अवैध कब्जेदार हैं उसमें रेट के बारे में हमने क्लैरिफिकेशन शासन से मांगा है। हरिद्वार जिला कारागार में 43 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन के कैदियों को चिन्हित करके क्वारंटीन करते हुए आपको बताते चले 28 और 29 जुलाई को जेल में हेपेटाइटिस की जांच के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें करीब 700 कैदियों की जांच हुई थी। कैदियों की सैंपलिंग में कोरोना की जांच करने पर 43 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएमओ का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षणों वाले हैं और खतरे की कोई बात नहीं है। एहतियातन कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। इस समय क्या अवस्था की है? नहीं, 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट को सेंसिटाइज करके सबको आइसोलेट कर दिया गया। सारे एसिम्टोमेटिक, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूटीन हमारा प्रोसीजर था जिसमें वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, उस चक्कर में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो कोई दिक्कत नहीं। विगत 28 जुलाई को कारागार में जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस का जांच शिविर जो है लगाया गया था, और उस जांच शिविर में जो है कुछ बंदियों की जो है आरटीपीसीआर टेस्ट भी जो है उस जांच टीम द्वारा की गई थी। उसकी जो है आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से कुछ बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाई। खबर उत्तराखंड के कैनाल से है, जहां पिछले कुछ सालों में भूमाफिया बेहद तेजी से सक्रिय हुए हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए एक और प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी
भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड पुलिस ने अपने फेसबुक पेज के जरिए भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की बात कही। आपको बता दें कि महज कुछ दिन पहले गुप्ता ब्रदर्स की ओर से भूमि समतलीकरण के नाम पर अवैध रूप से भवन निर्माण का काम चल रहा था। वहीं जब हर खबर की टीम मौके पर पहुंची तो एमडीडीए के अधिकारियों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण काम को रुकवाकर 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। इस वक्त हम लोग हैं कैनाल रोड पर मौजूद और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक होटल बन रहा था जिसे एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। इसके ठीक बगल पर लगभग 50 मीटर की दूरी पर 1.5 से 2 हफ्ते पहले प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें गुप्ता ब्रदर्स का नाम भी आया था और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि इसमें भू माफिया और खनन माफियाओं का हाथ है और साथ ही साथ जो मिट्टी थी उसे बेच दिया गया और राजस्व को घाटा हुआ। ठीक वही सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि यहाँ पर समतलीकरण तो कर दिया गया लेकिन परमिशन किससे मिली। जब हमने यहाँ के सुपरवाइजर से या यहाँ के जो गार्ड है उनसे जानना चाहा तो उन्होंने इसको लेकर साफ कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। आखिर प्रशासन कब इस पर कार्रवाई करेगा, जब यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रशासन कार्रवाई कर चुका है और इस बिल्डिंग पर कब कार्रवाई करेगा, क्योंकि प्रशासन ने इसके ठीक बगल वाली जमीन पर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया था जिसमें जिला प्रशासन, एमडीडीए और राजस्व विभाग भी था। और यही सवाल यहाँ पर भी उठता है कि यहाँ पर प्रशासन कब ये कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये इसके बाहर से जो रोड गुजरती है ये वही रोड है जहाँ पे से सूबे के मुख्यमंत्री अपने सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए जाते हैं, जहाँ पे जिले के या कहें राज्य के तमाम आला अधिकारी इसी रोड से होकर गुजरते हैं। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु बरमुला, हर खबर, देहरादून। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटी कॉलोनियों में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को पहले सुबह और दोबारा शाम को एक बार फिर से जंगली हाथी पार्क से सटे बिलकेश्वर कॉलोनी में आ गया। हाथी सड़कों पर घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों में दहशत बनी हुई है। वहीं कॉलोनी वासी शिखर पालीवाल का कहना है कि जंगली जानवरों का कॉलोनी में आना अब तो रोजाना हो चुका है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर के सुरक्षा के लिए कोई उचित कदम उठाना चाहिए। तो सीसीटीवी में कैद हुआ यह हाथी आप देख सकते हैं। जंगली जानवरों का आने का जो कॉलोनी में सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पर जो कॉलोनी वासी हैं वो वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए ताकि दहशत के साए में जिस तरीके से कॉलोनी वासी जीने को मजबूर हैं उस दहशत को दूर किया जा सके। बिलकेश्वर कॉलोनी के लोगों में इस समय दहशत है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये एक हाथी बड़ी ही आराम से कॉलोनी में घूम रहा है। तो सीसीटीवी में कैद हुआ है ये हाथी। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में फिर पैर पसार रहा कोरोना। हरिद्वार जेल में 43 कैदी संक्रमित मिले हैं। जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें उत्तराखंड में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। जिस तरीके से लगातार प्रशासन अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ऐसे में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां पर आपको बता दें हरिद्वार जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार जेल का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां पर सभी कैदियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना और उत्तराखंड में एक बार फिर से जो कोरोना को पैर पसार रहा है। ऐसे में सभी से हर खबर यही अपील करना चाहता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाए और अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं आप तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जिला कारागार की बात हम कर रहे हैं जहां पर 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीएम कैंप कार्यालय में सभागार में चारधाम पौराणिक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान चारधाम की यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में महाभारत काल के दौरान यात्रा मार्गों की जानकारी को सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन व धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, सचिव पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। सब लोग बैठे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करना है। खबर लाल कुआं से है, जहां निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से आम जन को कोई राहत नहीं मिली है। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान परेशान है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी, उनमें भर्तियां शुरू नहीं हो पाई और महंगाई चरम पर है। खबर देहरादून से, जहां 4600 ग्रेड पे मामले को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना महंगा पड़ गया है। दरअसल पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर 30 जुलाई को पुलिसकर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पुलिसकर्मियों के परिवारों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल ग्रेड पे का वादा किया था, लेकिन उसके बाद से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लिखित में कोई आदेश नहीं मिला। वहीं अब इसको लेकर पुलिस के कप्तान ने बड़ा एक्शन लिया। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया और इसके बाद सभी को चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक इसके लिए कमेटी बनाई है। इस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी, जिसके बाद सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं अब कांग्रेस उपाध्याय सूर्यकांत धस्माना भी इस मुद्दे को लेकर के पलटवार करते हुए नजर आए हैं। हवा हवाई साबित हो रही है। बेरोजगारी के मामले में जो घोषणाएं की थी वो हवा हवाई है, महंगाई कम होगी वो हवा हवाई है, और इसी प्रकार से ग्रेड पे वाले मामले में अब तो इन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लोगों की आवाज दबाने के लिए सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं। शर्मनाक है ये। घास काटने वाली महिलाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, थाने में बैठा रहे हैं। शर्मनाक है। कहाँ जाएगा आम आदमी? आप उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप महंगाई आसमान पर पहुंचा रहे हैं। आप उसके जानवरों के लिए घास भी नहीं काटने देंगे। घसियारियों को पकड़ करके उनको फाइन कर। प्रदेश की राजधानी देहरादून में ग्रेड पे 4600 किए जाने की मांग को लेकर पुलिस के परिजनों ने प्रेस वार्ता करते हुए ग्रेड पे की मांग उठाई थी, जिसके बाद अनुशासनहीनता का हवाला देकर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड किए जाने से नाराज पुलिसकर्मी कुलदीप भंडारी की पत्नी आशी भंडारी ने अपने बच्चों के साथ गांधी पार्क गेट पर भारी बारिश के बीच धरना दिया। निलंबित किए गए पुलिसकर्मी की धर्मपत्नी आशी भंडारी का कहना है कि जब तक उनके पति की बहाली नहीं की जाएगी तब तक वो धरना देती रहेंगी। वहीं इस मामले में प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिसकर्मियों के परिजनों को अपनी बात सही ढंग से रखनी चाहिए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इस तरीके की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सरकारी आचार संहिता नियमावली का उल्लंघन है। देखिए, पुलिस एक अनुशासित बल है और इसमें किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो उनके परिजनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो सरकारी सेवा नियमावली के जो आचरण नियमावली है उसके नियमों का उल्लंघन है। उसके तहत उसी कारण कार्रवाई की गई है। मैं आगे भी पुलिसकर्मियों से अपील करता हूं कि वो अपनी बात को संयमित ढंग से ही रखें। ग्रेड पे में 21 अक्टूबर को डीजीपी सर ने अपने फेसबुक पेज में कल लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा। वो अनुशासनहीनता नहीं है। हमें तो उन लोगों ने भटकाया ना, हमें क्या पता था इस चीज के मामले में। तो अगर हमारे लिए अनुशासन है तो अधिकारियों के लिए भी अनुशासन होना जरूरी है।
अल्मोड़ा में लगने वाले पौराणिक नंदा देवी मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस साल इस मेले का आयोजन बड़े भव्य तरीके से होगा, क्योंकि बीते 2 सालों से कोविड काल में इसका आयोजन नहीं हो पाया। अल्मोड़ा नंदा देवी का मेला ऐतिहासिक है। मेले को लेकर मेला समिति भव्य आयोजन करने की तैयारी कर रही है। मेले की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। ये मेला जितना अपनी धार्मिकता को दर्शाता है, उतना ही अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मेले की तैयारियों को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना काल की वजह से मेला अपने यौवन पर नहीं रहा और इस वर्ष जिस तरीके से चारों तरफ से शुद्ध माहौल है, तो इस अवसर पर इस बार 1 तारीख से 7 तारीख तक मां नंदा देवी का मेला मनाया जाएगा और एक भव्य रूप से इसकी सारी तैयारियां हमने कर ली। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब बरसात के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए अपने गांव जा सकेंगे। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आम लोगों को विशेष परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति दी है। प्रशासन ने हर साल की तरह इस साल भी बरसात की सीजन में धारू, चूला और मुंसियारी के दूरस्थ इलाकों के लोगों को आपात स्थिति में मदद देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा आधार चूला में हेलीकॉप्टर की तैनाती की है। आपको बता दें, बरसात के दौरान जिले के ब्यास, दारमा, मिलम, चौदास घाटी की अधिकतर सड़कें बंद हो जाती हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को अपने गांव जाने में तकलीफ होती है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर की सुविधा यहाँ पर दी गई है। नहीं, वो पहले से ही निर्धारित है और सिविल एविएशन और जो हेलीकॉप्टर कंपनी के बीच में अनुबंध हुआ है, उसमें भी उस बात का उल्लेख किया गया है कि जब हमें आवश्यकता नहीं होगी या जब हमारे पास कुछ स्पेस होगा या किसी को विशेष परिस्थितियों में लाना या ले जाना होगा, तो उसके लिए वो दरें निर्धारित की गई है। जो आपदा में प्रभावित होंगे, जो बीमार होंगे, उनके लिए तो फ्री की सेवा है और उन्हीं के लिए रखी गई है। प्राथमिकता प्रभावित के लिए और बीमार लोगों के लिए रखी गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में खटीमा की ग्राम पंचायत सिसैया के ग्रामीणों ने सिसैया की जमीन के सीमांकन के लिए सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे हेतु आग्रह किया था, ताकि ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सके। इस संबंध में उप जिलाधिकारी खटीमा ने एक पत्र जारी करके सिसैया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संयुक्त सर्वे टीमों की ग्रामीणों के साथ एक बैठक निर्धारित की, लेकिन खटीमा से एक लेखपाल के अलावा कोई भी जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाई कि पूर्व में कई बैठकों में वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक उनको जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। सर, संयुक्त सर्वे होने के लिए हम लोग सितंबर 2021 में कमिश्नर साहब से मिले नैनीताल जाके। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि संयुक्त सर्वे होना चाहिए। डीएम साहब ने अक्टूबर में कमेटी बनाई 2021 में। 9 महीने से हमें गुमराह किया जा रहा है खटीमा प्रशासन द्वारा कि बैठकों का बैठक हमें लेटर जारी कर देते हैं, लेकिन कोई उपस्थित नहीं होता। पटवारी जी आ जाते हैं, बस खाना पूर्ति की जाती है और बस हमें गुमराह किया जा रहा है। इसमें राजस्व विभाग था, सिंचाई विभाग था और वन विभाग था। ये अपने सीमा निर्धारण के लिए कार्रवाई किया जाना था, इसके लिए तो अभी तक तो किसी राजस्व विभाग के अलावा और वन विभाग और सिंचाई विभाग उपस्थित हुआ नहीं। बैठक होनी थी, ग्रामीण सब उपस्थित थे और राजस्व विभाग के पटवारी जी उपस्थित हैं और बंदोबस्त से हमारे कानूनगो साहब और पटवारी जी उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे वन विभाग के कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है। बार बार उनको सूचना दिया जाता है, मौके पे नहीं आते हैं। इससे पहले भी 2 बार बैठक हुई, नहीं आए और सिंचाई विभाग के भी कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आते हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।